नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। बांग्लादेश से बहुत बड़ी खबर आई है जिसकी उम्मीद पहले से थी। पिछले 3-4 दिन से दिख रहा था कि बांग्लादेश में लगातार हिंसक खबरें हो रही हैं। अवामी लीग जो शेख हसीना की पार्टी है उसके लोगों ने सड़क जाम किया था, गोलियां चली थी, कर्फ्यू लगा हुआ था, पूरे बांग्लादेश में अफरा तफरी मची हुई थी। कारण यह था कि जो नई सरकार यूनूस की सरकार बनी है, जो चुनी हुई सरकार नहीं है, जिसने कोई वोट नहीं लिया है, आप जानते हैं जो वहां पर आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन के बाद उनको बनाया गया था वहां का राष्ट्रपति, या आप कह सकते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव बनाया गया था। और बाद में यह पता चला कि अमेरिका ने यह सारा कुछ किया कराया है। अमेरिका को जाकर थैंक यू भी बोलाए थे और उसके बाद भारत के साथ रिश्ते लगातार खराब होते गए थे बांग्लादेश के। इधर शेख हसीना हिंदुस्तान में रह रही हैं, भारत में रह रही हैं, और उनके खिलाफ केस चलाया जा रहा था, गायबाना तरीके से केस चलाया जा रहा था, यानी वहां पर वो उपस्थित नहीं थी, लेकिन उनके खिलाफ केस चलाया जा रहा था कि जो आंदोलन हुआ था उसमें जो लोग मारे गए थे उनको मारने की जिम्मेदारी इनके ऊपर है। और उस केस का आज फैसला आना था। फैसला आया और फैसले में शेख हसीना के लिए फांसी की सजा तजवीज की गई है, उनको फांसी देने की बात की गई है। यह तो हो गया घटनाक्रम। फांसी अभी हो नहीं रही है, वो भारत में है। एक बड़ा सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार उनको बांग्लादेश जाने के लिए कहेगी? मेरा अपना मानना है कि बिल्कुल नहीं कहेगी। भारत में निर्वासन में वो रह रही हैं और अभी ये कंटिन्यू रहेगा, वो भारत के अंदर ही रहेंगी। किसी भी तरह की कोई सजा जो है वो तामील नहीं हो पाएगी। लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है कि बांग्लादेश के अंदर आज भी अवामी लीग के समर्थकों की कोई कमी नहीं है। अवामी लीग के बहुत सारे समर्थक हैं बांग्लादेश के अंदर। तो सवाल यह उठता है कि क्या बांग्लादेश शांत रह पाएगा, या फिर बांग्लादेश में एक बार फिर से आपको वैसे ही आंदोलन देखने को मिलेंगे। अगर इस पूरी घटना के थोड़ा पीछे चलें तो बहुत पुरानी बात नहीं हुई, पिछले साल की ही बात है। बांग्लादेश में जो हाई कोर्ट है उसने एक रूल पास किया जिसमें जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, सरकारी नौकरियां हैं, उनमें रिजर्वेशन की बात की गई। और ये रिजर्वेशन किन के लिए था? जिन्होंने 1971 में जो आजादी की लड़ाई लड़ी थी बांग्लादेश की, पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई लड़ी थी, जिसमें भारत ने एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी। भारत की सेना गई थी जिसकी वजह से पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े थे, पाकिस्तान को हथियार डालने पड़े थे। उसमें जो हीरोज थे उनके परिवार के लोगों के लिए रिजर्वेशन की बात हुई। अब जाहिर तौर पे वो जो परिवार वाले हैं जिन्होंने उस समय 1971 में आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था, वो अवामी लीग के समर्थक लोग थे। अब देखिए, नौकरी एक ऐसी चीज है जिसको लेकर दुनिया में बड़े बड़े बवाल हो जाते हैं। अगर नौकरियां होती तो इस रिजर्वेशन के बावजूद कोई दिक्कत नहीं होती। बांग्लादेश में लोगों को यह लगा, खासतौर पर युवाओं को यह लगा कि हमारी नौकरियां छीनी जा रही हैं रिजर्वेशन देकर, और इससे हम लोगों को नौकरियां नहीं मिलेंगी, सिर्फ उनको मिलेंगी जिन्होंने 1971 की आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था। इसके चलते युवाओं में आक्रोश फैला और आक्रोश के बाद युवाओं ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। छात्र संगठनों ने इसका नेतृत्व किया। और मैं आपको बताऊं कि बांग्लादेश की राजनीति में छात्र संगठन जो हैं वो हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं। 1971 का भी जो संघर्ष हुआ था जिसमें शेख हसीना के पिताजी थे, वालिद थे उनके, वहां पर वो खुद भी छात्र आंदोलन से ही आए थे। और ढाका यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट यूनियन थी उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था 1971 में। बांग्ला के समर्थक में भाषा के मामले पर यह विवाद हुआ था, तो बांग्ला के समर्थन में आंदोलन खड़ा करने में ढाका यूनिवर्सिटी का अपना पूरा एक रोल था। इस बार भी सबसे पहले सड़क पर स्टूडेंट्स आए, और आप कह सकते हैं कि साउथ एशिया के, दक्षिण एशिया के सबसे खतरनाक आंदोलनों में से यह एक आंदोलन था। अब जब कोई सत्ता में होता है तो उसको अपना हर विरोधी देशद्रोही नजर आता है। हमारे यहां भी नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ जो बोलता है उसको सीधे देशद्रोही कहा जाता है। तो शेख हसीना ने भी इन छात्रों को जो सड़क पर आए थे रजाकार कहना शुरू किया। रजाकार कहा जाता था उन लोगों को जिन्होंने आजादी की लड़ाई जो 1971 में हुई थी उसमें पाकिस्तान का साथ दिया था, यानी देशद्रोही कहना शुरू किया। धीरे धीरे गुस्सा और बढ़ गया
और 10 तारीख से लेकर 10 जुलाई से लेकर 20 जुलाई के बीच में सरकार ने जो दमन की नीति अपनाई, होना यह चाहिए था कि छात्रों के साथ बैठकर, स्टूडेंट्स के साथ बैठकर बातचीत करती और मामले को सुलझाती, लेकिन उसकी जगह पर सेना ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस चलाए, गोलीबारी की और 180 से ज्यादा 180 से ज्यादा लोग मारे गए। जब प्रदर्शन बहुत तेज हुआ तो जुलाई के महीने में ही बांग्लादेश की जो सुप्रीम कोर्ट थी, मामला हाई कोर्ट से आया था, सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ अपील हुई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो रिजर्वेशन की कोटा की प्रणाली थी, सिस्टम था, उसको खत्म कर दिया और इसके बाद 93% नौकरियां रिजर्वेशन फ्री हो गई, यानी कि एग्जाम के आधार पर, योग्यता के आधार पर दी जानी थी। अब देखिए, अगर नॉर्मल आंदोलन होता तो यह फैसला आने के बाद रुक गया होता। नॉर्मल आंदोलन होता तो पहले सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का वेट कर लेता, लेकिन मोहम्मद यूनुस के साथ मिलकर अमेरिका ने जो प्लानिंग की थी उसमें बहुत सीधा था कि शेख हसीना को वहां से हटाना है, और इसीलिए 93% कोटा बहाल होने के बाद भी आंदोलन रुका नहीं, लगातार आंदोलन जारी रहा और मांग ये की गई कि शेख हसीना को गद्दी से उतार दिया जाए, शेख हसीना इस्तीफा दे दे। अगर इसके बैकग्राउंड में जाएं तो इसके पहले जो चुनाव हुआ था उसका विपक्षी दलों ने बहिष्कार कर दिया था और इस तरह से शेख हसीना बिना किसी विपक्षी दल के पूर्ण बहुमत से जीतकर प्रधानमंत्री बनी थी। तो जनता का कोई बहुत बड़ा जनादेश उनके पास है, इस बात का भी सबूत नहीं है, क्योंकि पिछले चुनाव में शेख हसीना के सामने कोई खड़ा ही नहीं हुआ था। विपक्ष ने चुनाव में हिस्सा लेने से, गड़बड़ियों वगैरह का आरोप लगाकर चुनाव में हिस्सा लेने से मना कर दिया था। हमारे यहां विपक्ष लगातार चुनाव में गड़बड़ियों का आरोप लगा रहा है और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि चीजें ऐसे ही चलती रहें, तो कहीं हमारे यहां भी विपक्ष यही फैसला ले ले कि अपना चुनाव आप खुद लड़ लीजिए, हमें अब चुनाव नहीं लड़ना है। खैर, उसके बाद भी आंदोलन लगातार जारी रहा। 4 अगस्त 2024 जो है वो सबसे खूनी दिन रहा, जिसमें एक दिन में 90 से ज्यादा लोग मारे गए। 5 अगस्त को कर्फ्यू लगा हुआ था, लेकिन हजारों जो प्रदर्शनकारी थे वो कर्फ्यू तोड़कर सड़क पर आ गए। सेना जब उनको दबाने गई तो उसने देखा कि लोग फूल बांट रहे हैं। सेना के समझ में भी आ गया कि जनता अब पूरी तरह से शेख हसीना के खिलाफ हो गई है, शेख हसीना अपना समर्थन खो चुकी हैं। उसी दिन शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया और हेलीकॉप्टर से भारत आ गई, जहां पर उनको शरण दी गई और अब भी वो भारत में रह रही हैं। और उसके बाद जो पहले से तय था कि मोहम्मद यूनुस को वहां का अंतरिम प्रशासन का प्रमुख, इसीलिए मैंने कहा चीफ एग्जीक्यूटिव आप कह सकते हैं या राष्ट्रपति कह सकते हैं, सेना ने उनको सत्ता सौंप दी और लोकतांत्रिक चुनाव की घोषणा की, लेकिन अभी तक बांग्लादेश के अंदर कोई डेमोक्रेटिक इलेक्शन हो नहीं पाया है। अब शेख हसीना दुश्मन थी नई सरकार की, तो होना ही था, वहां एक ट्रिब्यूनल बनाया गया और ट्रिब्यूनल में सारे के सारे यूनुस समर्थक लोग हैं, मोहम्मद यूनुस समर्थक लोग हैं और इस ट्रिब्यूनल में मुकदमा चला, गायबाना मुकदमा चला, मतलब इन एब्सेंसिया, जिस समय वो थी नहीं, वो तो इंडिया में थी, अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती थी, तो उनके खिलाफ मुकदमा चला इस ट्रिब्यूनल में और उसी ट्रिब्यूनल का फैसला आज आया है जिसमें उनको फांसी दी गई है। ट्रिब्यूनल ने उन्हें जुलाई 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान जो हत्याएं हुई हैं उनका मास्टरमाइंड कहा है और इसके अलावा जो पूर्व गृह मंत्री हैं असदुज्जमान खान, उनको भी 12 लोगों की हत्या का दोषी माना है और उनको भी फांसी की सजा सुनाई है। अब ये जो प्राधिकरण है, जो ट्रिब्यूनल है, इसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं गुलाम मुर्तजा और उन्होंने कहा कि हसीना ने जो प्रदर्शनकारी थे उनके ऊपर क्रूर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। अब शेख हसीना का ये कहना ही है और यही कहेंगे और क्या कहेंगे कि फैसला गलत है, एक तरफा है और पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और थोड़ा बहुत पॉलिटिकली मोटिवेटेड तो है भी, ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं है। अब देखना यह है कि इसके बाद क्या होता है, क्योंकि हमने देखा कि जब यह फैसला आने वाला था तो जाहिर है जो अवामी लीग के समर्थक थे उनको पहले से पता था कि यही होगा, ऐसा ही फैसला आएगा, शेख हसीना को फांसी ही दी जाएगी। वो सड़कों पर आए थे, उन्होंने आंदोलन किया था और इस सरकार ने भी वैसा ही दमन किया। हर सरकार पिछली सरकार के दमन को तो याद करती है लेकिन खुद दमन करने में कहीं रुकती नहीं है।
अभी भी बांग्लादेश के अंदर कर्फ्यू लगा हुआ है। ढाका की जो सड़कें एकदम लोगों से बजबजाई रहती थी, उन सड़कों पर खामोशी है। आर्मी तैनात है, बंदूक लेकर बिल्कुल शूट एंड साइट के कई जगहों पर आदेश दिए गए हैं और सब मिला जुलाकर बांग्लादेश में जो स्थिति बनी हुई है वो अनईज की स्थिति बनी हुई है। सब कुछ ईज से नहीं चल रहा, सब कुछ शांति से नहीं चल रहा। अब यूनुस साहब के आने के बाद क्या हुआ? सबसे पहला काम, उन्होंने भारत के साथ रिश्ते खराब किए। पाकिस्तान के साथ उन्होंने रिश्ते मजबूत किए। वही पाकिस्तान जिसने 1971 में हजारों बांग्लादेशियों को मरवाया था, उनका दमन किया था, रेप किया था, अब वो पाकिस्तान उनका प्रिय बन गया है। यहां तक कि वहां के सेना भवन पर और दूसरी जगहों पर आजादी की लड़ाई लड़ने वाले भारतीय और पाकिस्तान सैनिकों के जो म्यूरल्स वगैरह बने थे, उनकी भी तोड़फोड़ हुई है। मुजीबुर रहमान साहब जो वहां की आजादी के लड़ाई के हीरो थे, शेख मुजीबुर रहमान, शेख हसीना के फादर, उनकी मूर्तियों के साथ भी, उनकी जो तस्वीरें वगैरह बनी हुई थी, उनके साथ भी बेहुरमती हुई है। उनका घर तोड़ा गया है। अब आप देखिए, शेख मुजीबुर रहमान ने आजादी दिलवाई और उसके बाद उस शेख मुजीबुर रहमान को लगभग उनकी पूरी फैमिली के साथ मार दिया गया था। उनके बेटों को मार दिया गया था, वाइफ को मार दिया गया था, शेख साहब को मार दिया गया था, लगभग सबको मार दिया गया था। और उसके लिए न्याय कभी नहीं मिला, कभी सजा नहीं हो पाई। कोई कनाडा जाके बस गया, कोई कहीं जाके बस गया, किसी को कोई खास सजा नहीं हो पाई। ये बच गई, शेख हसीना बच गई क्योंकि उस समय जर्मनी में थी। अगर वो वहां पर होती तो उनकी भी हत्या हो गई होती। लंबे समय तक ये निर्वासन में रही, बाहर रही। उसके बाद बांग्लादेश लौट के गई, अवामी लीग फिर से बनाई, चुनाव लड़ी और प्रधानमंत्री बनी, और उसके बाद का किस्सा तो आप सब लोग जानते हैं। तो क्या बांग्लादेश एक और खूनी पंजे में फंस गया है? एक और विशेष सर्किल में फंस गया है जिसमें लगातार इस तरह की चीजें होंगी? यह सवाल भारत के लिहाज से बहुत बड़ा है, क्योंकि आप देखिए, पाकिस्तान और चाइना की अपनी दोस्ती है ही। अब अगर इस ट्रायंगल में बांग्लादेश शामिल हो जाता है, अगर आप भारत का नक्शा देखें तो बांग्लादेश का नक्शा ऊपर जहां हमसे मिलता है बहुत पतला सा गलियारा रह जाता है। उस तरफ चाइना है, इस तरफ बांग्लादेश है। जब पाकिस्तान ने 1971 वाली सारी प्लानिंग की थी तो उसके दिमाग में यही था कि चाइना उधर से हमला कर देगा, हम जो तब पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, अब बांग्लादेश है, वहां से हमला कर देंगे और ऐसा करके सेवन सिस्टर्स को, यानी नॉर्थ ईस्ट वाला जो इंडिया है, उसको भारत से अलग कर देंगे। चाइना ने उस समय रिस्पॉन्ड नहीं किया, इसके चलते पाकिस्तान का बुरा हाल हुआ, पाकिस्तान बुरी तरह से हारा। लेकिन अगर बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ जाता है और भारत के खिलाफ होता है तो यह भारत के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है, और ऐसा हुआ है। भारत ने भी बांग्लादेश से आने वाली कई सारी चीजों पर प्रतिबंध लगाया है, व्यापार भी कम हुआ है, और लगातार आप देखिए इस तरह की खबरें आई हैं कि बांग्लादेश के अंदर भारत विरोधी भावनाएं बहुत तेजी से भड़क रही हैं। साथ में शेख हसीना ने जो एक काम किया था, कट्टरपंथियों को थोड़ा कंट्रोल में रखा था, वो कट्टरपंथी अब खुल के खेल रहे हैं। वहां बहुत सारे ऐसे लोगों की हत्याएं हुई हैं जो लिबरल माने जाते थे। बीच में खबरें आई मंदिर भी तोड़े गए हैं, हिंदुओं की हत्या भी हुई है। हालांकि ज्यादातर हिंदू वहां पर अवामी लीग के साथ थे, तो एक वजह यह भी हो सकती है कि जब अवामी लीग के लोगों की हत्याएं हुई तो हिंदुओं की भी हत्याएं हुई। लेकिन यह भी संभव है कि लोगों की हत्याएं इसलिए हुई क्योंकि वो हिंदू थे। तो हमारे बगल में एक कट्टरपंथी स्टेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, अमेरिका उसको सपोर्ट कर रहा है और वो चाइना के साथ भी रिश्ते अच्छे बना रहा है। ये हमारे देश के लिए चिंता का विषय है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो ये कहें कि शेख हसीना को क्यों शरण दिया गया है। मेरा मानना है बिल्कुल सही डिसीजन है शेख हसीना को शरण देकर। लेकिन बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है उसके बाद अब राजनीति किस करवट बैठती है, भारत उस पर क्या एक्शन लेता है, क्या बयान देता है, और बांग्लादेश के अंदर क्या कोई आंदोलन खड़ा होता है, ये सब देखने वाली बात होगी। और ये सब ऐसा है जो होगा तो बांग्लादेश में, लेकिन प्रभावित हमारे देश को भी करेगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।